हाँ निकालो एलसीएम। हाँ ठीक है कॉमा करो कॉमा। हाँ कर सकते हो, 10 से कर दो, 2 हो जाएगा। अच्छा 1 15 3, 3 से कर लो। अब और करने की जरूरत नहीं है, सीधा करो 5 3 और 10 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक 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 ध्यान दो, यहां पर मैं अगर बोलना चाहूंगा, देखो ठीक है ये बड़ा संख्या है, क्या इनका टेबल पढ़ने से ये संख्या आएगा? 10 तिया 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम होगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा। तो इसी में कंफ्यूजन कितना होगा? ये देखो ये 10 है, ये 15 है, ये 30 है। अगर मैं छोटी संख्या से आऊं, 2 पंछे ठीक है 15 और 2 15 ठीक, फिर 5 से आऊं, 5 एकम 5 तिया 5 तिया, 3 से आऊं, ये 3 पंछे 15 15 दूने 30, आपने किया बड़े से, ठीक है ना, इसलिए आ गया 150। लेकिन आंसर सेम क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये तेरा टिपिकल हो गया ना, थोड़ा बड़ा हो गया संख्या। देखो आप हल करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे? 150, ठीक है, फिर इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे ना, तो यहां आएगा 15 15 आएगा, इससे करोगे तो कितना आएगा? 10, इसको इसमें करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। जोड़ोगे इसको, जब इसे जोड़ोगे 6 1 7 75 आएगा, बटे कितना आएगा? 150। अब काटोगे ना इसको, 25 तिया 75, 25 छक्का 150, ठीक है, फिर 3 एकम 3 3 दूने 6 है। इसका आंसर 0.5 आया क्या? नहीं सर, यहाँ ये 0 से 0 जाएगा, अच्छा 5 ही होगा, 5 होगा तो 20 30 आएगा, 30 आएगा, बटा कितना आएगा? इतना 0 0 कटेगा, 3 एकम 3 पंचे 15, 1 के बटा 5 आएगा, ठीक है ना, 0 कितना आएगा? 2 आएगा। यहां देखो अगर मैं एलसीएम 30 ले लिया तो यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा? 1 होगा, यहाँ क्या होगा? 1 कितना हो जाएगा? 3 बटा कितना हो गया? 10, 0 कितना आ रहा है? 3, कहाँ गड़बड़ हो गया रे? 1 के बटा 5 है, तो 1 हो गया 5.05 दूनी 10, ये तो ठीक है, हाँ सेम ही आएगा, ये कटेगा वो बस है, इससे करेगा तो 15 आएगा, ये करेक्ट है, 15 धाम 150 ये भी सही है, ये 15 दूने कितना होगा? 6 आएगा ना, इसमें अगर मैं 5 करूंगा तो 5 दिया 150, 5 आएगा, 5 और 15 20, 20 और 10 30, 0 0 3 बटा 5 आ रहा है, 3 1 बटा 5 आ रहा है, यहाँ पर हम 30 करेंगे, तीनों आपस में जुड़ेगा, अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ कहाँ? ये 10 तिया 30 होगा, ये 15 दूने 30 होगा, और 30 एकम 30 होगा, 3 2 5 5 और 1 6 होगा, अरे कितना होगा? 30, ठीक है ना, 6 एकम 6 6 पंचे 30, 1 के बटा कितना आया? 5, 0.2 आया, ठीक। तो डाउट है? अरे इसको नहीं लेंगे वाली बात नहीं है, इसको भी लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये संख्या आपको कितना आ रहा है? 150, ये संख्या कितना आ रहा है? 30, कौन गुणा करने में आपको आसानी जाएगा? 30 ना, इसलिए आपको ये छोटा वाला संख्या से छोटा फिर छोटा फिर छोटा लेकर के चलोगे तो आपको जल्दी और छोटा वाला एलसीएम मिलेगा, बड़ा संख्या को लोगे तो बड़ा वाला एलसीएम लेगा, जब बड़ा वाला एलसीएम आएगा तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया सभी का जी? और कुछ क्वेश्चन है?
नहीं है? गुड। दीपिका, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो हमारा जो सेकेंड लेसन जो हमने पढ़ा था विद्युत विभव एवं धारिता, उससे किसी को और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं। कल जो वन शॉर्ट वीडियो बनाया गया और उस वन शॉर्ट वीडियो में अगर कुछ पूछना है तो नहीं पूछना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम कितनों भी बेस्ट और बढ़िया से बताएं या प्रयास करें कि हम अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उसे अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, किसी गणित को आप बना करके नहीं देखोगे, आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं पाओगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, धारिता, व्हाट इज द धारिता? धारिता क्या है? कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? कैपेसिटेंस क्या है बताइए? क्या है कैपेसिटेंस? कोई एक भी, कोई भी? हाँ, किसी पात्र में उसमें जल, उसमें पानी आने की उसमें क्षमता। आपको मैं यहाँ पढ़ाया क्या हूँ? भौतिक में क्या पढ़ाया हूँ? आप तो सामान्य धारिता के बारे में कह रहे हैं। धारिता में क्या पढ़ाया हूँ? फिजिक्स में विभव में क्या पढ़ाया हूँ? क्या है धारिता? C बराबर क्या पढ़ाया था? वही बताया। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो बेकार है मेरा पढ़ाना। क्या है C बराबर? क्या है? Q बटा V। Q क्या है? V क्या है? विभव। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी धारिता का? धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक वोल्ट होता है। पृथ्वी की धारिता कितनी नहीं हो सकती बोला था? यही एक पार्ट एक कान से पढ़ो, दूसरे कान से भूल जाओ। कितना नहीं हो सकता? 1 फैराड नहीं हो सकता। तो उसी को ध्यान रखना कि धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराड होता है। एफ से इसे डिनोट करते हैं। फैराड बहुत बड़ी मात्रक है, इसलिए हम छोटी मात्रक से काम चलाते हैं, माइक्रो फैराड में लेकर के चलते हैं। अगर पृथ्वी की कितनी धारिता होती है तो पृथ्वी की धारिता बताएंगे 711 माइक्रो फैराड। ये छोटी छोटी चीजों को जब तक आप बढ़िया से बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, समविभव पृष्ठ क्या है नहीं समझा पाएंगे, विभवांतर किसे कहते हैं नहीं समझा पाएंगे, संधारित्र किसे कहते हैं नहीं समझा पाएंगे, तो मैं कितनों भी बेस्ट पढ़ाया हूं आपको समझ में नहीं आएगा। भाई ये जो YouTube वीडियो जो बन रहे हैं, ये YouTube वीडियो किसी और के लिए थोड़ी बना रहा हूं मैं। तो आप लोग जानो, आप लोग समझो और आप लोग देखो। इसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। भाई आप जो रील्स वीडियो देखते हैं, उस रील्स वीडियो के बजाय थोड़ा सा 10 मिनट आधा घंटा आप इसको देख लो। YouTube में तो फास्ट भी भगाई जा सकती है, तो थोड़ा फास्ट स्पीड को ज्यादा कर दो और जल्दी जल्दी देख लो, लेकिन एक रिवीजन तो कर लो सरसरी निगाह पर, जो मैं यहाँ पे पढ़ाया हूं और क्या पढ़ा रहा हूं। जो समझाने के लिए मैं आपको पात्र के बारे में बोला था कि पात्र में जितना लीटर पानी डालते जाओगे उसका धारिता होगा, उतनी धारिता तक वो पकड़ेगा। लेकिन अगर किसी चालक की धारिता के बारे में बात कर दिया जाए, तो चालक की धारिता के बारे में अगर बात करेंगे तो किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव का मान बढ़ते जाता है। तो विभव के मान बढ़ते हैं तो Q बराबर हम लिखेंगे CV और C बराबर लिखेंगे Q बटा V। ये आपको याद होनी चाहिए धारिता पढ़ने के लिए। विभव क्या है? विभव किसे कहते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। विभव किसे कहते हैं? तो विभव के बारे में क्या बताओगे? विभव की क्या परिभाषा है? तो बताओ। अब मैं लेसन कंप्लीट कर लिया, 27 दिन 28 दिन मुझे एक लेसन को पढ़ाने के लिए लगता है, तो रीजन यही है। सबको आंसर आनी चाहिए। विभव क्या है, धारिता क्या है, विभवांतर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना को कहते हैं। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मैं सिलेबस को कंप्लीट करके क्या करूंगा? क्यों बताओ क्या है? हाँ, अगर इसे एक
एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लागू कर नकार किया जाता है उसे विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक बिंदु आवेश के कारण किसी एकांक आवेश पर लगने वाले विभव का मान कितना होता है? V बराबर कितना होता है? 1/? Q/R। आगे और कुछ लिखना है कि? गुड, वोल्ट लिखना है। बैठो। तो जब तक इसे लोगे नहीं तो कैसे बनेगा? ये सदिश राशि की अदिश राशि है? अदिश राशि है। तो बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो टॉपिक को। लेसन 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, लेसन 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक है हमारे, परावैद्युतांक क्या है, संधारित्र किस सिद्धांत पे काम करता है, हमें संधारित्र एक कंडेंसर की जरूरत क्यों पड़ी, कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, जो संधारित्र हम पंखे में लगाते हैं कंडेंसर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो क्या काम करता है। तथात्मक बोधात्मक प्रश्न मैं कई बार बोला हूं, जो हम लेसन पढ़ लेते हैं उसके बाद का जो आखिरी में जो दिया रहता है स्मरणीय बिंदु, उस पॉइंट को आप पढ़ते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको समझ में आया है। जो समझ में नहीं आया उसको दूसरे दिन पूछ लो कि सर आपने जो पढ़ाया ये तो हमारी समझ में नहीं आया, इसे हम कैसे समझें, किस तरह से बनाएं। डिस्कशन जितना ज्यादा आप करोगे आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे 1-2 बच्चों को पास कराने हैं, यहाँ तो सबको पास कराने हैं। और अगर सबको पास कराने हैं तो पास करने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से क्या होगा भाई? मैंने पढ़ाया और आपने बिल्कुल कहीं पर भी थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया है, तैयारी ही नहीं किया। आप कहते हैं कि सर मैं एक विषय को पढ़ूंगा तो दूसरा विषय कब पढ़ूंगा, तीसरा विषय को कब पढ़ूंगा, चौथा विषय को कब पढ़ूंगा। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि हर टीचर तो चाहेगा ना कि मेरा टॉपिक और मेरा जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मैं यहां समझा रहा हूं तो 10 बार पूछ लो ना उसको, भाई ये वीडियो क्यों बन रहे हैं। जब पूछ नहीं पाते हो तो वीडियो को देख लो। ऐसा तो नहीं है किसी के घर में मोबाइल नहीं होगा या किसी को मोबाइल को नहीं मिलता होगा। आप सभी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, रील्स वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इस वीडियो को भी देख लेने में क्या जाता है। और नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे तो जैसे लास्ट ईयर हुआ, जो पढ़ा वो फिजिक्स में पास हुआ, जो नहीं पढ़ा वो पास नहीं हुआ। मैं लाइफ टाइम में मुझे खुशी होगी कि इस साल जो बच्चे रिजल्ट में पास हुए हैं वो मेरी मेहनत से पास हुए हैं। मैंने उन्हें डांटा, फटकारा, पढ़ाया साल भर मैंने कहा कि तुम्हारी गतिविधि अच्छी नहीं है, तुम अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुमको पढ़ना पड़ेगा। और जिन बच्चों को मैंने डांटा वो फेल हो गए, क्योंकि मैं उनको डांटा, वो सीरियस नहीं हुए, उनको लगा ही नहीं कि हमको पास होना है। आपका जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो हैं आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बोलते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके 5 अंक का आता है। 5 अंक के आपके ये प्रश्न रहेंगे। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 2 अंक के क्वेश्चंस, तथात्मक और बोधात्मक प्रश्न। तथात्मक बोधात्मक प्रश्न कैसा होगा? तो तथात्मक और बोधात्मक प्रश्न कहने का मतलब होता है कि आपके जो वायुयान होता है, वायुयान के जो टायर होते हैं उसको थोड़ा सा चालक बनाया जाता है, जबकि अन्य जो टायर होते हैं वो कुचालक होता है। तो उसे चालक क्यों बनाया जाता है? तो क्यों का जवाब आपको देने होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या Q1 Q2 लेस देन 0, या आपका क्या आ जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। इससे आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके कितने हो गए, कितना अंक हो गया? 15 अंक। कितना अंक हो गया? 15 अंक आपका क्वेश्चंस। फिर 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उस 3 नंबर के क्वेश्चंस में आपको परिभाषा पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा, सदिश राशि पूछेगा, सूत्र पूछेगा, विमीय सूत्र, इतना आप बता दिए आपको हो गया। या आपको गणित पूछेगा, तो गणित कम से कम नहीं तो 1 या 2 क्वेश्चंस गणित का पूछेगा।
तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें गणित अगर आपको याद आ गए, जैसे विभव प्रवणता के बारे में बताया, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो लास्ट में जो दिया गया है हर लेसन के लास्ट में, अगर उसे आप बना लेते हैं तो दो में से कम एक मैथ्स भी अगर बना लिए तो 3 नंबर का आपका मैथ्स बन जाएगा। मूल्य आधारित क्वेश्चंस आते हैं, तो मूल्य आधारित क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से बनता है वो। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपके ऊपर है कि ये जो प्रश्न है उसका मूल्य दर्शाइए या बताइए। तो उसमें आपको लिखना है कि अगर मान लीजिए किसी का नाम दिया विद्यार्थी का, तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसको जानने की इच्छा थी, जानने की ललक थी, मेहनती था, शिक्षक ने उसे बढ़िया से समझाया, शिक्षक अनुभवी था, शिक्षक बच्चों की उत्सुकता देखकर उसे बढ़िया से बताने का प्रयास किया। तो ये 4-5 जो लाइन है इसको रट डाले तो आपको 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। फिर जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको एनी हाउ आ ही जाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डायग्राम बना दिया और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, डायग्राम बना दिया थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, तो 2-2 नंबर क्वेश्चंस भी अगर उनमें से मिल गया, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस में अथवा करके दिया रहता है, तो 3 क्वेश्चंस है और 3 क्वेश्चंस को अथवा कर दिया जाए तो 6 क्वेश्चंस होंगे। तो 6 क्वेश्चंस को भी किसी का भी आधा थोड़ा जान रहे हैं तो 2-2 नंबर का मिल गया, तो तुम्हारा हो गया 26 नंबर और 23 नंबर में आप पास हो। 23 अंक अगर आप ले आए फिजिक्स में तो आप पास हो। मोटा मोटी 24 अंक को मैं लेकर के चलता हूँ। 24 अंक मैं साल भर पढ़ाया और 24 नंबर आप लोगों को नहीं मिल पाया, तो फिर क्या मतलब का मेरा पढ़ाना। भाई इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, हमारा आज जो है 5 अगस्त आ गया। अब इस 5 अगस्त में अगर मैं क्वेश्चंस में पूछूं, छोटा मोटा क्वेश्चंस पूछूं, उस क्वेश्चंस का भी आंसर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कैसे इसको आप क्लियर कर पाओगे। भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस 5 आएंगे, 5 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 12 क्वेश्चंस जो है, 12 जो प्रश्न है, ये 12 प्रश्न आपके 3 अंक का आता है। 3 अंक के 12 प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक का। 2 प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का, या 1 प्रश्न ही पूछे जाते हैं मूल्य आधारित प्रश्न 1 अंक का, और 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो होगा आपका 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 ये हो गया, 4 ये हो गया और 12 तिया 36 ये हो गया, और उधर है आपका 15, 5 5 10, 6 4 10 20, 2 2 3 4 5 6 7, 70 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस सो सिंपल, आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये ध्यान में रखने हैं कि ब्लूप्रिंट के आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्लूप्रिंट के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे मतलब उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आपके जो यूनिट है, इकाई जो यूनिट है, इस यूनिट में किस यूनिट से आपको 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, किसमें आपको 2 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से लेसन से आपको 3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और किस लेसन से आपको 4 अंक का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और किस लेसन से आपको 5 अंक का क्वेश्चंस पूछे जाएगा। तो ये इकाई में डिपेंड कर दिया गया है, इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। शासन बोलता है कि आपको बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो ब्लूप्रिंट आधारित आप प्रश्न पूछिए, ब्लूप्रिंट के आधार पर आप उसको बच्चों को पढ़ाइए कि ये जो लेसन है, इस लेसन से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इस लेसन से 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इस लेसन से 1 नंबर के भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर के भी आ सकते हैं। तो इस तरह से बताते जाइए कि आपने जो लेसन पढ़ा है उस लेसन में कौन कौन से नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर मेरा फोकस ये नहीं रहता है कि आप ब्लूप्रिंट के आधार पर आप इस तरह से टॉपिक को ये करें, ये तो बताता ही हूं, साथ ही साथ ये भी बताता हूं कि उसमें आपका जो क्वेश्चंस है वो इसमें भी पूछी जा सकती हैं, और इसकी तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कह दिया जाए कि इतने से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नीट और जेई में, नीट और जेई में इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर ऐसा रहता तो इतने मल्टी टैलेंट कंप्यूटर माइंड के बच्चे पढ़ रहे हैं,
इतनी मोटी भी बुक अगर दे दिया जाए उसे, तो इतनी मोटी बुक को भी वो लोग रट सकते हैं। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, पूरा लगा दिया है, अपना जान लगा दिया है। इतनी मोटी बुक, और उस बुक को पूरा एक एक पन्ने को चाट जाते हैं, लेकिन फिर भी नीट और जेईई में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस अलग ही पूछते हैं, लेवल उसका अलग ही है, और उस लेवल तक का क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये ब्लूप्रिंट कोई आधार नहीं रखता। ब्लूप्रिंट को आप बढ़िया से पढ़ लिए और आप इसको समझ लिए तो आपको 90 एबव परसेंट मिल सकते हैं। इससे भी एबव आपको क्वेश्चंस आपका परसेंट आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 90 से ऊपर परसेंट तो ले आए, पर नीट और जेईई में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपका इस परसेंट का क्या मतलब हुआ? जब किसी जॉब में जाओगे तो जॉब में जाने के बाद में आपका प्री का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका प्री और मेंस का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देख करके समझ जाता है ये तो टैलेंटेड है। तो उसको विषय से नहीं पूछते हैं, विषय से कम पूछेंगे। विषय से अगर उसको पूछते भी हैं तो 40% विषय से पूछेंगे, और आपका 60% जो है उसका आईक्यू पावर को पूछते हैं। मतलब इसको अगर कोई क्वेश्चन टास्क दे दिया जाए, इस टास्क को कैसे हैंडल करेगा, इसे इस सिचुएशन से इसमें इसके दिमाग में कैसा काम करता है, ये किस प्रवृत्ति का, इसका विचार कैसा है, उसको इंटरव्यू में पूछा जाता है, और उस आधार से उसको सिलेक्शन की जाती है। पर आप अगर कहते हैं कि नहीं सर हमको ब्लूप्रिंट पढ़ना है और 12वीं में हमको 90 एबव मतलब 95% लाना है, 98% लाना है, 99% लाना है, 100% लाना है हमको, और इसके लिए हमको बताइए, तो आप ब्लूप्रिंट पढ़िए। ब्लूप्रिंट पे आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने के बाद 100% ला करके अगर आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आपके जो परसेंट है, मार्कशीट है, उस पर क्वेश्चन उठेंगे, कहीं से नकल तो नहीं चलाया, ये कैसे इतना परसेंट इसका आ सकता है। तो थोड़ा सा फोकस करो अपने आप में, पढ़ने का प्रयास करो, और ध्यान रखो कि आपकी जो पढ़ाई है वो सिर्फ महज एक पढ़ाई नहीं है, वो उस स्कूल का स्टेटस होता है। कई आप स्कूल, खास करके प्राइवेट स्कूल में जा करके देखिएगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, इस प्राइवेट स्कूल पर इस प्राइवेट स्कूल पे जो टॉप रैंक के जो बच्चे होते हैं, तो टॉप रैंक के जो बच्चे होते हैं उनकी फोटो लगी रहती है। हमारे स्कूल से ये बच्चा पास होकर के आया, इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट, इसको इतना परसेंट। वो क्या होती है? एक पब्लिसिटी होती है। नीट में इतने बच्चे सिलेक्शन हुआ, जेईई में इतने सिलेक्शन हुआ, आईआईटी में इतने सिलेक्शन हुआ, और उस आधार पर हम जब उस होर्डिंग को देखते हैं, और उस होर्डिंग को देख करके हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को भी इस स्कूल में भेजना है, हमारे भी बच्चे सक्सेस होंगे। तो उस जगह पर जो टॉप रैंक के जो बच्चे आए हैं, उस जगह पर कौन से बच्चे जाने के लिए प्रेरित होंगे? गधे बच्चे? कौन बच्चा जाएगा? जो पढ़ने का बहुत ज्यादा इच्छुक रखता हो, जो पढ़ने में आगे हो, टैलेंटेड हो, जिनको वास्तव में कुछ करना है, ऐसे बच्चे यहां पर जाएंगे। और जब ये बच्चे जाएंगे तो 100% है उनको सिलेक्ट होना ही है, वो सिलेक्ट होगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी डेडिकेट है अपने पढ़ाई को लेकर के। लेकिन मैं आप लोगों को उसी बात को कहता हूं कि आप में कितनी डेडिकेशन है, आप कितना मेहनत करते हो, और आप इस मेहनत से आप कितना आगे जाओगे। तो भाई आपको जो 2 ही लेसन पढ़ाई गई हैं, अभी तो बहुत सारे लेसन बचा है, पूरा लेसन बचा हुआ है। अब 2 लेसन पढ़ाई जा रही है, इस 2 लेसन में मैंने इतना समय ले लिया। अब इस समय में आपके अंदर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाया, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। बाहर से अगर कोई भी अधिकारी आता है, और अधिकारी आकर के आपको क्वेश्चंस करता है कि भाई आपने क्या पढ़ा? सर हमने 27 दिन हमने पहला लेसन को पढ़ा है, एक लेसन को पढ़ा है, फर्स्ट लेसन को, और हमको 27 दिन लगा, 27 दिन तक सर पढ़ाए हैं। अच्छा 27 दिन तक पढ़ाए हैं, तो बताओ विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? यह दैनिक जीवन में क्या उपयोग करता है? कहां कहां पर इसका उपयोग होता है? सब सर नीचे कर लोगे तो क्या बोलेगा कि वो टीचर आता ही ना रहा होगा, आपको पढ़ाते ही नहीं रहे होंगे, आपको बढ़िया से उसने ध्यान नहीं दिया आपको पढ़ाने में। भाई वो दीपिका को थोड़ी पूछेगा, प्रदीप को थोड़ी पूछेगा।
अमृता दीदी को नहीं पूछेगा, पूछेगा सीधा सजनपति को पूछेगा, जूली को पूछेगा, आर्या को पूछेगा, अप्सरा को पूछेगा, उसे पूछेगा जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो उस समय पे वो वहीं से आंकेगा। बीओ सर आए थे ना, किसको उठाए? नेहरू को। हकलाता है, खड़ा करा दिया जाए तो हकलाता है। और वो उनको इन फ्यूचर हमको क्या करना है वो उसको उतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है। और उनसे पूछ रहे थे, आप लोगों से पूछा? भाई आप लोग तो बेहतर जवाब दे सकते हो ना, पूछा क्या? तो बाहर से जो आएगा तो ये नहीं है कि मेरे वो टैलेंटेड बच्चे सर ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ऐसा नहीं रहता है। हम पीछे ऐसे करके खड़े रहते हैं, ठीक है। और जिसको मन लगेगा उसी को उठाएगा और उसी को पूछेगा। तो हमारा तो ध्येय है ना कि हम लास्ट जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता, जो सबसे गधा है हमारे स्कूल का, हमारे कक्षा का, मैं उस बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूं। और अगर मैं उसे समझा लिया तो बाकी तो अपने आप समझ जाओगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, अगर इस बार तुम फिजिक्स में 100% नहीं लाई तो मुझे बड़ा दुख होगा। इस बात को मैंने वहां भी SCRT में भी कहा है कि इस बार 12वीं कक्षा में एक स्टूडेंट है सर जो 100% ला सकती हैं। अब इसके बाद आप मेहनत नहीं करेंगी, आप पढ़ेंगे नहीं, आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और तुम्हारा ओम प्रकाश, तुम अब पढ़ाई में ज्यादा ये नहीं हो, फोकस नहीं है, नेतागिरी करना है क्या? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो गया है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब वैसे देखा जाए तो कार्तिक काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। वो 11वीं में कमजोर था लेकिन 12वीं में इस बार अच्छा पढ़ रहा है वो, तो तुमसे आगे निकल गया। तो कब रेस में आ पाओगे? ठीक है, प्रदीप तो पढ़ ही रहा है, तुम दोनों अमृता, अदिति, क्यों जी आप लोग तो बिलासपुर में जाके कम से कम 15 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन पढ़े भी हो, तो वहां पर पढ़ के आए हो तो कुछ थोड़ा सा एनर्जी दिखना चाहिए आप लोगों का कि सर वहां जो एडवांस है, जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह से बताते हैं। भाई यहाँ तो थ्योरी को पूरा रोक रोक करके पूरे समय भर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे करोगे? क्योंकि आपको फिर नीट और जेई के लिए अगर कह दिया जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आप कोटा जाएंगे, तो वहां तो पूरा मल्टी टैलेंट बच्चे बैठे रहते हैं, उस जगह पे कैसे करोगे पढ़ने के लिए? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों का क्या है कि आपने जो है अब तक जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने LCM के बारे में बताया आज, ठीक है ना, LCM के बारे में बताया, आप ये जानते हो HCF क्या होता है? हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये क्या है? ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, अगर मैं लिखूंगा 3, 6, 9, 12, तो इसका HCF निकल सकता है कि नहीं? HCF निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं 5, 3, 2, 9, क्या इसका HCF निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका HCF निकलेगा, इसका HCF नहीं निकलेगा। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको आपको समझना होगा, और 12वीं कक्षा में आकर के आप नहीं समझ पाएंगे। अब आपको नीचे स्तर से फिर पढ़ना होगा कि क्या क्या चीजें आपने छोड़ दिया है। जैसे कल ही 11वीं कक्षा में पढ़ा रहा था, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 5 - 5 इक्वल टू और -5 + 5 इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर? अप्सरा बताओ तो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? इसका 0 आएगा, और इसका? इसका आंसर क्या आएगा? हाँ चलो तुम बताओ क्या आएगा इसका, नीचे वाला का आंसर क्या आएगा? माइनस, हाँ, इसका आंसर आएगा -5। आर्या तुम बताओ कितना आएगा? नीचे वाले का आंसर क्या आएगा, या ऊपर वाले का आंसर? दोनों सही दिए हैं कि गलत दिए हैं? जल्दी बताओ।
इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है ना जी। और अगर मान लो कि कोई अधिकारी आके ऐसा पूछ दिया और आप डाउटफुल हो गए तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। सजनपति तुम बताओ। हाँ, दोनों सही है। चलो तुम बताओ, बैठो। दोनों सही है कि दोनों गलत है? ऊपर का सही है और नीचे का क्या आएगा तो उसका आंसर? अब मैं तो सोच रहा था 11वीं कक्षा वाले ही बेवकूफ और गधे हैं। विरोधाभास आ गया भाई। इसने जो आंसर दिया वो आंसर को अगर आप गलत बता रही हैं तो फिर तो मुश्किल है। दो अलग अलग हो गया ना। तो क्या आएगा इसका आंसर फिर आपके हिसाब से? कितना? 0? -0 की 0? माइनस नहीं आएगा? कंफर्म? तुम खड़े हो, अब 2 आंसर आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। तुम बैठ जाओ। ये सही है कि ये सही है? ऊपर वाला सही है। गुड, बैठो। नमीना तुम बताओ। 5 - 5 बराबर 0 दिया है और -5 + 5 बराबर -5 दिया है और 0 दिया है। तो इन दोनों में से कौन सही है या ये गलत है? तो इसको भी सही बनाएंगे। ऊपर का सही है और नीचे का? -0। आपने एक और नया आंसर जोड़ा है, -0 आएगा। बैठो। अब कैसे करें बताओ प्रदीप, कैसे पढ़ाएंगे? आप 12वीं में पढ़ रहे हो ना? क्यों दीपिका? 12वीं में पढ़ रहे हो और 12वीं में अगर मुझे इसका आंसर को डिस्कस करने का जरूरत पड़ जाए प्लस माइनस का, तो हमें बड़ी विडंबना है ना। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? मुझे तो 27 दिन नहीं 27 महीना लगना चाहिए एक लेसन को पढ़ाने में, तब मैं पढ़ा पाऊंगा। क्योंकि आपने पहली कक्षा से लेकर के 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई आपने नहीं के बराबर किया है। यहां टीचर कितनों भी बेहतर और कितनों भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन आपका जो नींव है वो कमजोर है, तो उस कमजोर स्थिति पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको हल करना सीख रहे हैं और हमारी वीकनेस यहां पर है। तो कैसे इसका आंसर मिलेगा? हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे? क्यों जी, कैसे सॉल्व किया जाएगा? 2/3 और 2:3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों प्रदीप, क्या डिफरेंस हो सकता है? 2/3 और 2:3, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है। क्यों दीपिका? अंतर है। अगर अंतर नहीं रहता तो मैं नहीं पूछता। अंतर है दोनों में। ये फ्रैक्शन नंबर है, परिमेय संख्या है ये अनुपात है। इसका अंक दशमलव में आ सकते हैं। 3 भाग का 2 भाग, हमने किसी को 3 भाग किया, 3 भाग का कितना भाग? 2 भाग। लेकिन मैंने लड़का और लड़की के बारे में बोला, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, कितना पानी है कितना दूध है, ठीक है, कितना ये है कितना ये है। 2 अलग अलग चीजों को अगर हम लेंगे तो हम उसको अनुपात में लिखेंगे। इसका मान दशमलव में नहीं आ सकता, इसका मान दशमलव में आ सकता है। लिखेंगे इसको भी हम लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। लेकिन ये 2/3 ये है, ऊपर का अगर मान लीजिए लड़का है तो नीचे क्या है? लड़की है। और लड़का और लड़की का डिवाइड नहीं होता है। लड़की को लड़के में भाग दे दो या लड़के को लड़की में भाग दे दो, ऐसा थोड़ी करते हैं। अनुपात में बांटे जाते हैं, तो इसमें अंतर है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं,
अब इन छोटी छोटी चीजों को अगर मैं 12वीं कक्षा में लेकर के बैठ जाऊं और लेकर के पढ़ाना चालू करूं तो फिर कितनी विडंबना और कितनी परेशानी होगी। 11वीं कक्षा के जो बच्चे हैं जो आर्ट्स ले लिए, उसका आर्ट्स लेने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि सर हमको गणित बिल्कुल नहीं आता। उस दिन अर्थशास्त्र की मैडम पढ़ाने गई, जब पढ़ाने गई तो उसमें भी मैथ्स आ गया, पढ़ाते समय मैथ्स आ गया, तो बच्चे लोग करने लगे कि सर मैम इसमें भी मैथ्स है, हम तो इसमें गणित नहीं है बोल के आर्ट्स लिए हैं, इसमें भी गणित आ गया। अब वो लोग कंफ्यूज में हैं कि हमको क्या करना है। अब सोचो इतना भाग रहे हो आप गणित से। भाई आपके स्कूल में जो है सर जो है 9th 10th में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के बाद उनके पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है, वो ऑलराउंडर हैं, हर सब्जेक्ट को बेस्ट पढ़ाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आप कितना सीखे हो, आपने कितना जाना, वो आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं तो ये कोई क्वेश्चंस है, देखते ही आप बोलोगे सर ये क्वेश्चंस है क्या। क्यों अमृता बताओ? 5 - 5 0 सही है, और -5 + 5 बराबर क्या आएगा? -0 नहीं आएगा। तो -0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब माइनस का संख्या बड़ा होना चाहिए, अगर -6 होता तो ये 0 है, ठीक है। इस ओर जाऊंगा, दाईं ओर जाऊंगा तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगा? पॉजिटिव संख्या मिलेगा। और इस ओर आऊंगा तो कौन सी संख्या मिलेगा? नेगेटिव संख्या मिलेगा। अर्थात 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर मैं फिजिक्स की भाषा में कहूं 0.000001 कहूं, 2 कर दूं, 0.00000056 कर दूं, तो ये दोनों अगर देखा जाए तो कितने मतलब नहीं के बराबर, एकदम लगभग 0 है, लेकिन 0 नहीं है। यहां पर मैंने माइनस लगाया, अप्रोक्स 0 ही है, ये अप्रोक्स देखा जाए तो 0 ही है, लेकिन 0 नहीं है। ये क्या है? तो ये इस ओर इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या है? इस ओर इंडिकेट कर रहे हैं। और 0 कह दे तो 0 में इनफाइनाइट तक जाओगे तो 0 ही मिलेगा। मतलब 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। यहां हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि 5 - 5 बराबर 0, और यहां पर -5 + 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो चिन्ह बदले हैं बस, यहां पर प्लस था वो यहां पर प्लस आ गया, ये माइनस यहां आ गया। अगर इतना इसका का मान 0 है तो इसका भी मान 0 ही होगा, -0 नहीं होगा। और 11वीं कक्षा में जब ये क्वेश्चंस किया तो मैं सोच रहा था कि आप लोग तुरंत उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि उन्होंने आंसर ये बताया था -0। तो हम काफी अभी नीचे में हैं, हमको और थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा, हमको और थोड़ा सा स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत कमजोर है, ठीक है। प्रदीप, मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, 3 दिन में एक लेसन कंप्लीट, फिर 3 दिन में एक लेसन कंप्लीट, फिर उसका मैथ्स बताते जाऊंगा, और मैथ्स बता करके मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप नहीं जानोगे तो फिर क्या मतलब का वो, मेरे पढ़ाने का कोई मतलब होगा? नहीं होगा। मैं स्लो ही चलूं, लेकिन आपकी समझ में आनी चाहिए। यहां गवर्नमेंट कह रहा है, शासन कह रहा है, शासन कह रहा है कि प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि नहीं। आपको कम से कम नहीं तो हर दिन नहीं तो हफ्ता में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन आप प्रैक्टिकल कराइए। विज्ञान को आप व्यवहारिक में मिला करके बनाइए और उसको बताइए दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो रहे हैं, वो जीवन में आपके सिलेबस में जुड़ा है कि नहीं। तो रिजल्ट भी यही आ रहा है। धारिता किसे कहते हैं? तो सर जिस पात्र में पानी भरा जाता है तो वो उसकी धारिता है। तो वो तो फिजिक्स की भाषा नहीं हुई ना वो, ठीक है। आप उस व्यवहारिक को पकड़ लिए और उस व्यवहारिक को आप लिखोगे परीक्षा हाल में, पास नहीं हो पाओगे। पास होने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, रेंचों की भी जरूरत पड़ेगी और चतुर की भी जरूरत पड़ेगी। कौन है ये दोनों? रेंचो और चतुर कौन है? कैरेक्टर है।
एक रटंती विद्या खोदंती पानी, ये रटता है, चतुर रटता है और हर टॉपिक का डेफिनेशन इसको याद रहता है। हर जो टॉपिक है ये इसको क्या बोलते हैं पूरा डेफिनेशन बता देगा। मशीन क्या है पूरा डेफिनेशन बता देगा, सारी चीजें लिख करके बता देगा। और ये एक्सप्लेन मास्टर है, उसको फील करता है, उसको अनुभव करता है, उसके बारे में मास्टरमाइंड है, जानता है, उसको पूरा सविस्तार समझा सकता है। तो ये जो रेंचो है ये प्रैक्टिकल करके और समझ करके आपको आंसर देगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है और न्यूटन है, क्या अंतर है इन दोनों में? हम आइंस्टाइन के बारे में अगर बात करें, आइंस्टाइन ठीक है, और अगर न्यूटन, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो क्या होगा? तो जो न्यूटन है ये भी महान है और आइंस्टाइन है ये भी महान है। लेकिन न्यूटन पहले उसका क्या बनाता है? डेफिनेशंस बनाता है, थ्योरी लिखता है, और थ्योरी लिख करके उसको प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल करके बताता है कि देखो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम इस प्रैक्टिकल में हम बता सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। आइंस्टाइन कहता है ये देखो ये प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को करके देखो ऐसा आएगा। ये सीधे प्रैक्टिकल पे चला जाता था कि इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, ये होना ही चाहिए, ये ऐसा होता ही है, और जब ये ऐसा होता ही है तो थ्योरी लिखो। अगर ये ऐसा होता है तो थ्योरी लिखो, सिद्धांत इसका, ये सिद्धांत में काम करता है। तो पहले प्रैक्टिकल करता था, उसके बाद सिद्धांत बताता था, और ये पहले सिद्धांत लिखता था, उसके बाद बताता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो हैं ये दोनों टॉप रैंक के थे। पिक्चर में आपने देखा होगा, इसको भी लाखों रुपए का पैकेज का नौकरी मिलता है, बड़ा नौकरी मिलता है, इसको मिलता है ना। और ये रेंचो एक साइंटिस्ट बन जाता है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, और ये बड़ा साइंटिस्ट बन के क्या करता है? चतुर उसको मिलने के लिए तरसता है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और उस वैज्ञानिक से अगर मैं मिल जाऊंगा तो मेरा लाइफ सुधर जाएगा, ये डील हमारा अच्छा हो जाएगा। और हमेशा ये पूरे पिक्चर में इसको मजाक उड़ाते रहता है, लेकिन ये बड़ा बन जाता है, ये छोटा। लेकिन पिक्चर में ये दो ही कैरेक्टर ऐसे हैं कि ये दोनों महान बनते हैं। ऐसा नहीं है कि चतुर फेल हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा आदमी बनता है। बड़ा बंगला इसके पास में भी है, बड़ा बंगला इसके पास में भी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम दैनिक जीवन में पढ़ाई की महत्व के बारे में बात करें तो हमको ये दोनों बनने हैं। आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और उसे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक परीक्षा हाल में लिखेंगे नहीं, आंसर का सही उत्तर नहीं देंगे, आप पास होंगे? कितना भी अच्छा जान लो, आपको अच्छा जानने से मतलब नहीं है। सामने वाला आपके उत्तर पुस्तिका को देख करके बोलेगा कि इसने कैसा लिखा है। और ये भी ध्यान रखो, 4 लोगों का आंसर सेम हो गया, जो मात्रा भी आपने बनाया वो मात्रा भी गलत नहीं है, तो 100% है कि आपने नकल देख करके लिखा है। और मात्रा गलत है, 5 लोगों का मात्रा गलत है, उत्तर सही है लेकिन मात्रा गलत है, इसका मतलब है कि शिक्षक ने सामूहिक रूप से नकल कराया, इसलिए इसको मात्रा का पता नहीं है। समझ में आ गया? तो जो चेक करने वाले हैं उसको बेवकूफ मत समझना कि हम उसको ठग देंगे या ऐसे लिख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, कि ऐसा कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। वो आंसर आपके सही नहीं होंगे। आंसर आपका तभी सही होगा जब आप खुद से लिखेंगे। आप लिखेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने अपने से बनाया है या गलत बनाया है। मैं नोट कॉपी के बारे में भी बोल रहा था, आप हूबहू क्या कर रहे हैं? बुक को उतार रहे हैं ना, तो हूबहू बुक को उतारेंगे तो फिर क्या मतलब का उसको मुझे चेक करना? आपको चेक तब करूंगा जब आप कैसे रहेंगे, कैसे बनाएंगे? खुद से। मैंने पढ़ाया और आप क्या समझे, मैं पढ़ाया आप क्या समझे, उसको लिखिए और उसको लिख लिख करके समझिए। जब उसे लिख करके समझेंगे और दैनिक जीवन से आप रिलेटेड करते जाएंगे, आप रेंचो बनते जाएंगे। और जब आप उसे परफेक्ट लिखना सीख जाएंगे, जो कवि होता है वो कवि ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट वो बड़े बड़े कविता लिखता है। पहले तो एकदम बेवकूफ जैसा लिखता है, लेकिन उसको लिखने का शौक रहता है, तो धीरे धीरे लिखते जब वो लिखता है तो एक महान कवि बन जाता है। तो स्टार्टिंग से नहीं बनता। हम भी बोलना जब शुरू किए हैं तो कैसे बोले थे?
स्टार्टिंग में एक शब्द दो शब्द बोलने का प्रयास किया, माँ माँ, पानी पानी, दूध दूध, ऐसे करके हमने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे बोलते बोलते आज देखो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट एक पूरा पैराग्राफ को एक ही दिन में याद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करो, एक लाइन याद करो, दूसरे दिन 2 लाइन याद करो, तीसरे दिन 3 लाइन याद करो, ऐसे बढ़ाते जाओ, आपकी मेमोरी पावर बढ़ते जाएगा तो आप ऑटोमेटिक क्या है सीख जाएंगे और कोई भी विषय का आप महान बन सकते हैं। ठीक है दीपिका, ठीक है। और मेरा जो अच्छे बच्चे हो, मैं अपेक्षा रहेगा कि रोज कम से कम 4-5 क्वेश्चंस बना करके लाओ। ठीक है प्रदीप, आज जो क्वेश्चंस आपने पूछा इस तरह के क्वेश्चंस बना करके लाइए। आप अच्छे रहते और क्वेश्चन का आंसर सही देते तो यकीन मानिए कि हम आज तीसरा लेसन कंप्लीट कर देते। और ये भी आप ध्यान रखिए कि आपका जो सप्ताह में सिर्फ 2 दिन खेलने को मिलेगा। एक दिन बुधवार को खेलोगे और शनिवार को, और बाकी जो 4 दिन है सोमवार मंगलवार और गुरुवार शुक्रवार 3 बजे से 4 बजे तक आपको पढ़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 घंटा पढ़ने होंगे जिसमें जो भी डाउट रहेगा उस डाउट को क्लियर करेंगे। जेईई और नीट का डिस्कशन करेंगे, रोज नहीं खेलना है आप लोग। तो आप अब तय करके बैठना और तय करके सोच के आना कि हमको सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही खेलने को मिलेगा, बाकी दिन हमको पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे ही मैथ्स को मैम भी बोल रही थी कि आपको ये जो सर मैथ्स जो बता रहे हैं उस मैथ्स को